हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोस कंप्लीट मिलेगी। तो नो, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 4 है, और इसके हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो भाई देखते हैं। और इसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमने पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें उदाहरण और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। ओके, और उसके बाद क्या है, तो एक वन शॉट रिवीजन भी बनाया है, मतलब एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने इसके पूरे एमसीक्यूज की सीरीज भी आपको करवा रखी है। और फाइनली आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, मतलब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस तरीके के हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। और पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो भाई इसमें कहा हुआ है निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघातीय समीकरण है। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज में रिलेट करेंगे, उस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे कहा जाता है भाई निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघातीय समीकरण है। अब इसमें हमें बताने के लिए कि कौन सा द्विघातीय समीकरण है, एक चीज हमें जाननी होगी, क्या कि भाई द्विघातीय समीकरण होता क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि द्विघातीय समीकरण होता क्या है, ठीक है। ये द्विघातीय समीकरण क्या है, इसको जानेंगे। ओके, तो भाई ये क्या होता है, तो द्विघातीय समीकरण के बारे में बताऊं तो ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात जो होती है, जो x की अधिकतम घात होती है वो 2 हो, उसे कहते हैं द्विघातीय समीकरण, ठीक है। याद रखना, x की अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघातीय समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे करना है भाई, निम्न में से कौन कौन सी समीकरण द्विघातीय समीकरण है। अब यहाँ मैंने देखा तो भाई देख पा रहे हैं x² - 6x + 4 = 0। अब क्या इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो भाई ये हमें दिख गया यहाँ पर x की अधिकतम घात 2, तो ये भाई है, बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं भाई ये है। इसके बाद करें इसमें, तो इसमें भी x की अधिकतम घात 2 आ गई है, लेकिन इसमें देख रहे हैं ये अचर संख्या नहीं है भाई, ये जो c होता है वो इसके अंदर तो नहीं है। अब नहीं है तो क्या ये द्विघाती है, तो भाई आपको अचर से या सिंगल x से कोई लेना देना नहीं, आपको बस लेना देना है तो ये चीज तो मिलना ही मिलना चाहिए, ये चीज मौजूद होना ही चाहिए। अगर ये मौजूद है और इससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, 2 है, 2 से ज्यादा 3 वाला नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो अगर बस मैक्सिमम ये ही मौजूद है तो आप उसे द्विघातीय समीकरण कह सकते हो। जैसे यहां हम देख पा रहे हैं भाई, एक तो x है 1 पावर का, एक 2 वाला है और मैक्सिमम 2 वाला है, इसका मतलब ये भी है, तो इसका आंसर भी हाँ हो जाएगा, है भाई। यहां की बात करते हैं, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, तो इसमें मैंने देखा भाई x की घात 1 है, ये 1 है, ये 2 है। अब बोलोगे सर x की घात 2 तो हमने देख लिया यहाँ पे, अब जब ये x की घात 2 है यहाँ पर तो हम इसको भी है लिख देते हैं, लेकिन नो, यहाँ पर कोई चीज़ हमें बटे में दिख रही है, और जब बटे में दिख रही है तो उस बटे को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। और वो हटेगा कैसे, तो यहाँ की बात करूँ तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से लेता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसको हमने लिखा हुआ है x प्लस में 3/x है, 3/x, इसको हमने लिखा 3/x बराबर में x का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसके नीचे 1 आएगा, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो भाई x आएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 को x से भाग करेंगे भाई, 1 को हमने x से भाग किया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे भाई, x को 1 से भाग किया तो भाई x ही आएगा, और x ऊपर से गुना हो जाएगा, यानी x का वर्ग, यानी आसान भाषा में कहा जाए ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, ठीक है भाई। 3 आ गया, बराबर में x का वर्ग है, ठीक है। इस x को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ रहा है, x का वर्ग प्लस में 3 बराबर में x की घात 3 आ गया, ठीक है। अब देखो जो ये समीकरण हमारे सामने है, इसके अंदर x का वर्ग तो है,
चलो ठीक है, एक्स का वर्ग है, लेकिन कुछ और भी आ गया। क्या आ गया? एक्स की घात 3 आ गई है, और एक्स की घात 3 आने का मतलब क्या हो गया? इसने रूल दिया है तोड़। क्या रूल तोड़ दिया? कि भाई द्विघातीय समीकरण के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए था, लेकिन यहां पर 3 आ गया। अब इसने रूल तोड़ दिया, इसका मतलब ये समाज से बाहर हो गया, और समाज से बाहर का मतलब ये द्विघातीय समीकरण के समाज से बाहर है, यानी ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये द्विघातीय, यहां पर लिख देंगे यह द्विघातीय, भाई ये द्विघातीय समीकरण, इसमें 1 मिनट लिख दो, द्विघातीय आएगा समीकरण नहीं है। चलो ठीक है, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, और ये यहाँ पर क्वेश्चन डन होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये दोनों तो हैं लेकिन ये नहीं है। और ऐसे ही डायरेक्टली देख के नहीं करना, आपको जब भी दिखे ऐसा कि भाई नीचे बटे में कुछ आ गया है, तो बटे को पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है, और उसके बाद देखना कि भाई वो द्विघातीय है कि नहीं है। ऐसे आप देखते तब तो ये दिख जाता द्विघातीय, और आप हाँ लिख देते और आपका गलत हो जाता, लेकिन आपने जब इसको सॉल्व किया, तो हम जब इसको सॉल्व करते तो आंसर ऐसा आ रहा है, उसमें क्यूब आ गया, मतलब ये द्विघातीय नहीं है। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आगे भी चेक करते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई ये भी हमारे पास आ गया, और इसमें भी द्विघातीय समीकरण हम अगर चेक करना चाहें तो क्या दिख रहा है हमें? तो भाई यहाँ पर क्या है, ये एक्स का वर्ग आ गया, ठीक है, और ये भी एक्स का वर्ग है, और इसको देख के तो आप कहोगे द्विघातीय है, लेकिन यहाँ पर फिर से बटे में आ गया, और बटे में आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या, भाई इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं चौथे पार्ट को। तो इसको हमने लिखा भाई एक्स का वर्ग प्लस में 1 बटे में एक्स का वर्ग आएगा, ठीक है, और बराबर में 2 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसमें हम देखते हैं तो क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर हमने देखा भाई इसका एलसीएम एक्स का वर्ग आएगा, और ये इससे गुना होगा तो एक्स की घात 4 आई, और प्लस में 1, इसके नीचे 1 है वो इससे गुना होगा तो 1 आएगा बराबर 2। इसको उधर भेजा तो हमारे पास आ गया एक्स की घात 4 प्लस में 1 बराबर में 2x का वर्ग आ गया, और इसने भी रूल तोड़ दिया। क्या भाई? तो यहाँ x का वर्ग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, x की घात 4 क्या कर रहा है भाई? ये तो गड़बड़ कर रहा है। अब गड़बड़ कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण भाई द्विघातीय नहीं है। चलो भाई डन है, यहाँ पे द्विघातीय समीकरण ये नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया x की घात 4 आ गई है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं इसको, और नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, तो फिर हाँ, पांचवा पार्ट हमारे पास है, 1 मिनट, हाँ जी, पांचवें पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें x का वर्ग दिख रहा है, 2√x दिख रहा है, और माइनस में 3 है, बराबर में 0 है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये द्विघातीय समीकरण है? तो भाई द्विघातीय समीकरण की बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब भी द्विघातीय समीकरण आपको देखना है तो वो द्विघातीय बहुपद भी होना जरूरी है, ठीक है। और बहुपद के हिसाब से कहा जाए तो वो कब एग्जिस्ट करता है? तो उस कंडीशन में भाई अधिकतम घात 2 है, ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन इसमें किसी भी x की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप देख रहे हो ये रूट एक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है x की घात 1/2 है, और जब x की घात 1/2 है इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे हम कहेंगे ये आपका द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघातीय बहुपद भी नहीं है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा ये रूट आ गया जिसकी घात 1/2 है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद भी नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसने काम खराब किया यहाँ पे, किसने? रूट एक्स ने। इसने यहाँ पर आके दिखा दिया कि भाई हम हैं ऐसे थोड़े से अलग हैं जो कि द्विघातीय बहुपद में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हमारे पास घात जो है वो 1/2 आ रही है। 1/2 मतलब वो तो वही गड़बड़ वाली बात है। तो इस कंडीशन से ये द्विघातीय बहुपद समीकरण नहीं होगा, और इसको भी आपको नहीं में ही लिखना पड़ेगा कि भाई ये भी आएगा इसका आंसर नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लास्टली की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं और क्या ये द्विघातीय समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो भाई ये हमें x का वर्ग दिख रहा है, x का वर्ग दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। सबको एक तरफ करते हैं, एक तरफ हमने किया तो 2x को उठा के इधर कर दिया तो 3x का वर्ग, माइनस में 2x का वर्ग का होगा, ठीक है। माइनस में 4x तो है ही, इस माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस में 2x होगा, ठीक है। इधर प्लस में 2 है, इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में 4 होगा,
ठीक है। अब जो देख रहे हैं उसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3x² में से 2x² गया तो 1x² बचा, ठीक है। -4 + 2 करेंगे तो -2x होगा, और 2 में से 4 गया तो -2 होगा और बराबर में 0। चलो भाई यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, द्विघातीय समीकरण है। अब इसमें भाई बताओ ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीजें फॉलो हो रही है भाई। यहाँ पर भी x है, उसकी घात भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर x का वर्ग भी आ गया है, और x का वर्ग भी आ गया है, और x की घात 1 भी है। इसका मतलब ये द्विघातीय समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई सीधे हाँ, ये द्विघातीय समीकरण होगा। डन। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है खत्म। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने सीख लिया कि सबसे पहले भाई द्विघातीय समीकरण पढ़े तो आपको पता होना चाहिए द्विघातीय समीकरण होता क्या है, और यहाँ से आपने जान लिया है द्विघातीय समीकरण क्या है। अब इसके अनुसार हम आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, अच्छे वाले पे। चलो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ गलतियाँ ना करो, इसके लिए आपके लिए यहाँ पर दिखाया गया था। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे गए x के मानों की जांच कीजिए, x के मानों की जांच करके बताओ कि क्या ये मान दी गई समीकरण का हल है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमें दे रखा है समीकरण, और ये x का मान 1 दे रखा है, और क्वेश्चन में ये क्या रखा है, जो x का मान 1 है ना, वो इस समीकरण का हल है। और हल का मतलब क्या हो रहा है, तो हल का मतलब ये हो रहा है कि ये मान इसमें रखें तो ये इसको संतुष्ट करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और वो कैसे करेगा, इसका मतलब ये x का मान जैसे 1 रखोगे यहाँ पे और इसके बराबर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, भाई ये भी 0 हो जाएगा। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x का वर्ग -2x -1 बराबर में 0 है। अब यहाँ पर करेंगे x बराबर 1 पर, भाई इस पे हम चेक करेंगे x का मान जब मैं 1 यहाँ पर रखता हूँ तो 3 आ रहा है, ये 1 का वर्ग आ गया, -2 गुने में 1 आ गया, और माइनस में 1 बराबर में देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैंने देखा तो 3 एकम 3 हो रहा है, -2 और -1 -3 हो रहा है, और ये 0 के बराबर हो रहा है। तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, भाई यहाँ से हमें दिख रहा है जो x का मान 1 है, जब मैंने इसमें रखा तो बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, यानी ये जो x का मान 1 है वो इसका हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, x बराबर 1 समीकरण का हल है। डन। तो यहां से हमने देख लिया भाई कैसे हम हल को जांच सकते हैं, जो हमें दिया हुआ है। तो हमने इसको जस्ट रखा और जांच लिया। डन। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट पर देखते हैं क्या वो भी सही है। भाई दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो वो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई x का वर्ग प्लस में √2x, भाई √2x हो गया, और माइनस में 4 और बराबर में 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं भाई किस किस मान पर चेक करना है, तो x का मान यहाँ पर है √2 और x का मान है -2√2, ठीक है। भाई दो मान है, x का मान है √2 और x का मान है -2√2, भाई ये चीज़ हो गया। डन। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये दोनों इसके हल हैं कि नहीं है, और वो चेक करने के लिए क्या है, तो इसके मान को इसमें रखेंगे और हल चेक कर लेंगे। भाई बराबर आ रहा है तो हल है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है, भाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा x बराबर में √2 पर, ठीक है। इसको जब हमने यहाँ पर रखा तो हम देख सकते हैं भाई √2 का जो वर्ग है √2, और x का मान √2 लिख दिया, और माइनस में 4 लिख दिया, ठीक है भाई। अब √2 का वर्ग क्या होगा, तो भाई 2 ही होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, √2 को √2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, तो √2 को √2 से गुना करोगे तो भाई √2 का वर्ग आएगा, और यही आएगा। भाई दोनों को गुना करोगे तो वर्ग आएगा, और वर्ग आने का मतलब ये है वर्ग से रूट कट जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ ये भी 2 है, और माइनस में 4। अब देखा हमने 4 - 4 आ रहा है जो कि 0 के बराबर आ रहा है, मतलब भाई इसको मैंने जांचा तो हमने देखा जैसे ही मान रखा और इसके इक्वल टू भी 0 आ गया है, बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब ये भी इसका हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ भाई x बराबर √2 समीकरण का हल है। चलो भाई ठीक है, x बराबर √2 है वो समीकरण का हल है, और ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सॉरी कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि अभी तो एक ही चेक किया है, दूसरा भी बाकी है, दूसरे को भी चेक करना है। तो भाई इसको तो नोट कर लो, हम सेकंड वाले को भी चेक करते हैं। चलो भाई सेकंड वाले में क्या है, यही मैं इसे इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाला कर लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। अब देखते हैं सेकंड वाले को चेक करते हैं।
भाई दूसरे को चेक करेंगे तो क्या है भाई, x बराबर में -2√2 लेना है। अब चेक करते हैं इसे, तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -2√2 का वर्ग आएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ की बात करें तो ये √2 है और इसके साथ आएगा भाई -2√2 आएगा, ठीक है, और माइनस में 4 है। इसका वर्ग करोगे तो माइनस का वर्ग तो प्लस होता है, तो चलो ठीक है। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिखा, और √2 का वर्ग क्या होता है तो 2 ही होता है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। इस √2 को अंदर गुना करेंगे तो ये √2 इस √2 के साथ √2 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऐसे होता है। तो भाई ये इसके साथ गुना होगा तो 2 होगा, 2 दूनी 4 आ रहा है, मतलब लिखा -4, और ये भी -4 है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई 8 आ गया और माइनस में 8 आ गया और ये 0 आ गया है, मतलब हमने देखा ये जो यहाँ पर सॉल्व किया तो ये भी 0 आ रहा है, और 0 आने का मतलब क्या है, मतलब ये भी इसका हल है। तो हम यहाँ पर करेंगे हाँ, x बराबर -2√2 समीकरण का हल है। अब यहाँ से इस तरीके से दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर चेक कर लिया और दोनों चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये भी आपका जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका ये भी छोटा क्वेश्चन है, ये भी 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि आपको जस्ट चेक करना है कि ये इसका हल है कि नहीं। और यहाँ से आप समझ गए होगा हल का मतलब क्या है। हल का मतलब यही है कि x का वह मान जिस पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाए उसे उस समीकरण का हल कहा जाता है। डन, तो वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा भाई x का मान 2 है और x का मान 3 है, जो समीकरण के मूल हैं। अब ये मूल क्या होता है, तो भाई मूल और हल एक ही चीज़ है। कभी आपको मूल कह सकता है, कभी हल कह सकता है, कभी शून्यक भी कह सकता है, ठीक है। शून्यक भी हो जाता है, वो भी चीज़ आपके पास शून्य के बराबर कर देता है उसे। तो फिलहाल आप देखिए जो हल है और मूल, अभी 2 ही चीज़ आया है, हल और मूल आया, तो मूल भी वही चीज़ है जो हल होता है। डन, तो यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है x का मान 2 और x का मान 3 जो है वो इसके मूल हैं। मूल का मतलब क्या है, इसके हल हैं, यानी इसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x के मान को तो ये 0 के बराबर होगा, कन्फर्म होगा, ठीक है भाई। अब इसने कहा है तो k और m का मान ज्ञात कर दीजिए। अभी एक मान कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर इसके हल में आते हैं और देखते हैं भाई कैसे होगा। यहाँ पर हमने देखा भाई समीकरण जो हमारे पास है वो क्या है भाई, 3x का वर्ग -2kx प्लस में 2m बराबर में 0, ये है। अब यहाँ पर करेंगे जब x बराबर 2 है, ठीक है। इस कंडीशन में जब 2 रखा मैंने तो 3 आ गया, 2 का वर्ग आ गया, -2k आ गया और 2 आ गया, और प्लस में 2m आ गया, ये आ गया भाई। चलो भाई ठीक है, इसके बराबर में 0 है तो भाई 0 तो होगा ही होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि इसने जब कहा है मूल है तो मतलब रखने पर 0 तो होगा ही, ठीक है भाई। अब ये 2 दूनी 4 थी, 12 भाई 12 लिखा। अब ये 2 दूनी 4 के आ गया भाई, ठीक है, और यहाँ पर 2m आ गया, ये भी ठीक है, और बराबर में 0। चलो ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस 12 को उठा के उस साइड भेज देते हैं, या फिर इसी को थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। ठीक से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2m माइनस में 4k प्लस में 12 बराबर में 0, और ये समीकरण 1 आ गई, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गई किससे, x बराबर 2 से, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जब भाई x का मान कितना है, 3 है, x का मान 3 है, तब क्या होगा भाई, ये भी तो मूल है, यानी इसको भी रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो भाई 3 में रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या आ गया भाई, 3 गुने में 3 का वर्ग आएगा, ठीक है, -2k गुने में 3 आएगा, और प्लस में 2m आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको मैं लिखता हूँ तो 3 × 9 = 27 आ रहा है, तो भाई यहाँ लिखा भाई 27, ठीक है। माइनस में 3 दूनी 6k आएगा, और प्लस में 2m आएगा, और इसके बराबर 0 चल रहा था तो 0 ही रहेगा। चलो भाई ठीक है। अब इसको भी थोड़ा ठीक से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, तो भाई 2m को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, 2m को पहले, फिर -6k आएगा, ठीक है, उसके बाद 27 आएगा, ये आ गया, और बराबर में 0, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास भाई 2m -6k और प्लस 27 बराबर में 0 आ गया, और ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई, सॉरी 2 आ गई, एक तो हम ले चुके थे, दूसरी आ गई है। अब इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, और हल कैसे होगा, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई 2m इसमें भी है, 2m इसमें भी है, दोनों में है भाई। दोनों समीकरण में एक चीज़ बराबर होगी तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई समीकरण 1 तथा 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लिख देते हैं। तो लिखा हमने, तो 2m माइनस में 4k
प्लस में 12 बराबर में 0, ये पहली समीकरण थी, ये लिख दिया हमने। दूसरी समीकरण ये है, उसको भी लिख देते हैं। तो भाई 2m माइनस 6k प्लस में 27 और बराबर में 0। और इन दोनों समीकरण को जब मैं घटाता हूँ तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, भाई ऐसे होगा। ठीक है भाई, 2m में से 2m गया तो ये तो कट गया, -4 प्लस 6 कितना आएगा, तो 2 के आएगा। ठीक है, 12 में से 27 गया तो कितना बचेगा, तो भाई बचेगा -15। तो भाई लिखा हमने -15 बराबर में 0 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई कितना आ रहा है, 12 5 बिल्कुल ठीक है। k का मान लिखा तो ये 15 उस साइड जाएगा। ठीक है, और ये 2 है जो नीचे भाग में आएगा, और k का मान, इसको मैं भाग अगर करता हूँ तो ये आएगा 7.5। भाई ये आ गया k का मान। डन। अब इस k के मान को उठाकर किसी भी एक समीकरण में रखते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे भाई k का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। तो भाई यहाँ देखते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। तो k का मान 7.5 है, उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो भाई यहाँ रखा हमने, तो हम देखते हैं भाई इसमें, एक मिनट, यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई क्या चीज़ है भाई। k का मान जो 7.5 है उसको समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा भाई 2m, इसको लिखा हमने 2m माइनस में कितना है भाई 4k, तो भाई 4 है और k का मान रखा 7.5। ठीक है, प्लस में 12 बराबर 0 है। इसको जब हमने गुना किया तो ये कितना आ रहा है भाई, तो हमने क्या 7 चौक 28 और 30 आ रहा है, मतलब इसको 4 से गुना करके तो 30 आएगा। तो ये आ रहा है भाई -30 प्लस में 12 बराबर में 0 है। और -30 में से 12 गया तो कितना बचा, तो भाई 18 बचा, वो भी माइनस का, और उसको उठा के उस साइड लेके जाएंगे। तो ये आ रहा है हमारे पास 2m बराबर में 18 आ गया। ठीक है, m के मान की बात करें तो ये 18/2 आ रहा है, जिसको हमने काटा तो 9 आ रहा है, और m का मान कितना आ गया, 9 आ गया। चलो भाई ठीक है, m का मान 9 आ गया। m का मान यहाँ पर 9 है और k का मान 7.5 है। क्या हमें यही याद करना था, तो भाई बिल्कुल यही याद करना था, k और m याद करना था, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो भाई, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, 2 मान थे और उससे हमने 2 समीकरण बनाए हैं और फिर जाकर वहाँ से m और k का मान निकाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और ये 3 मार्क्स का तो जरूर बन जाता है आपका। डन। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ये आपने यहाँ पर समझ तो लिया है, एक बार से खुद से भी करके देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, यदि द्विघातीय समीकरण ये जो हमारे पास है का एक मूल 2 है, भाई इसका एक मूल तो 2 है। ठीक है भाई, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो भाई k का मान यहाँ से ज्ञात करना है जब इसका एक मूल 2 है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसने कहा समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। भाई एक मूल तो पता है, दूसरा मूल भी ज्ञात करना है, तो वो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हल पे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा भाई समीकरण है 2x² प्लस में kx और माइनस में 6 बराबर में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई जब x बराबर 2 है, जो कि मूल हमारा 2 दिया हुआ था, तो इसको जब हम रखते हैं तो इसमें रखते क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा प्लस में k गुने में 2 होगा और माइनस में 6 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 8 में से 6 गया तो कितना बचा, तो भाई 2 बचा, और इस 2 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे। भाई यहाँ मैंने देखा ये आ रहा है 2 के, और ये 8 में से 6 गया तो प्लस का 2 बचा, और उधर लेके जाओगे तो माइनस का 2 होगा। और k के मान की बात करें तो -2/2 आएगा। ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको काटता हूँ, 2 एकम 2 और k का मान आ गया -1। भाई k का मान तो -1 आ गया। अब ये k का मान -1 आ गया जो हमें ज्ञात करना था। चलो यहाँ तक का तो सॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ तक का। लेकिन इसके बाद क्या कहा है, समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण थी जो कि 2x² था, उसके बाद kx, और k का मान क्या है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -x आएगा। ठीक है, और -6 बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये -6 है, इसका करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड कैसे करते हैं, तो 2 को इस 6 से गुना करते हैं। तो भाई 2 को, ये 6 भी क्या है -6, तो -6 से गुना करेंगे तो -12 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस क्या होता है कि भाई बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि भाई गुना करने पर तो -12 आए और इसको घटाने पर, क्योंकि यहाँ संख्या घटा में है, माइनस में है, तो भाई इसको घटाने पर ही आएगा। तो घटाने पर तो -1 आए,
ठीक है, और गुना करने पर 12 है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो हम देख सकते हैं भाई एक की बात कर रही है, घटाने पर एक आ रहा है, मतलब क्या आएगा? तो कोई लगातार संख्या होगी। तो भाई 12 का फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है? एक तो होता है 2 गुना में 6, ठीक है, 2 गुना 6 12 होता है, लेकिन 6 में से 2 घटाओगे तो 1 नहीं आएगा, मतलब वो नहीं ले सकते हैं। और एक होता है 4 तिया 12, ठीक है, और 4 और 3 की बात करें तो भाई 1 का डिफरेंस है, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई 3 गुने में अगर किया जाए -4 तो ये 12 आ रहा है माइनस का, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, और 3 में से 4 गया तो क्या आएगा? -1 आएगा, मतलब दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। तो भाई यहाँ लिखते हैं इसको 2x का वर्ग, और यह -4 है तो -4x किया, और प्लस में 3 है तो 3x कर दिया, और माइनस में 6 बराबर में 0। आपको खुद यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस माइनस किस में लगाना है, क्योंकि हमें -x चाहिए, और -4 + 3 करोगे तभी -x आएगा। अगर आप यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा, तो जो मैच नहीं कर रहा पहले से, इसलिए आपको इस तरीके से करना होगा। अब बोलोगे सर एक और चीज़ क्या है कि अगर मैं 3x प्लस का यहाँ लिखता, 4x माइनस का यहाँ लिखता, तब क्या क्वेश्चन सही होता? तो बिल्कुल सही होता, तब भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब फिलहाल मैंने -4 और 3 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर भाई 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, क्योंकि 2 यहाँ पर 4 के अंदर भी 2 होता है भाई आ रहा है, ठीक है, और x भी दोनों में है तो x भी ले लिया, और अब बचा क्या यहाँ पे x है, और यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया तो -2 आ गया, ठीक है भाई आ गया। अब उसके बाद यहाँ की बात करते हैं, 3x माइनस में 6, तो कुछ कॉमन ले यहाँ पे, तो भाई यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो भाई यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये आ गया x -2 आ गया, ठीक है भाई, ये 3 कॉमन लेते हैं, ये x बचा और ये बचा -2, भाई ये तो ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो भाई ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही जा रहा है, ये दोनों सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x -2 को एक साथ लिखता हूँ, ठीक है भाई, एक साथ लिख दिया भाई, इसको कॉमन लेके अलग लिख दिया, बचा क्या? तो बचा है 2x प्लस में 3 बचा है, और बराबर में 0 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके 2 शून्यक निकालेंगे, या फिर 2 मूल निकालेंगे, मूल भी कह सकते हो उसे। तो यहाँ पर क्या होगा? x -2 बराबर में 0 होगा, और 2x + 3 इसके बराबर में 0 होगा, ये आ गया। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? तो ये 3 उधर जाएगा -3, और 2 बटे में आएगा, ये आएगा। भाई ये तो दिया हुआ था हमें, x का मान 2 दे रखा था पहले से, ठीक है, और जो कि हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया 2 आ रहा है, मतलब हमारा चेक भी हो गया कि हम सही आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 बिल्कुल 2 से मैच कर रहा है, और दूसरा मान जो कहा था वो ये आ चुका है यहाँ पे, यानी x का मान -3/2 आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दिया हुआ है, यदि दिए गए समीकरण के सामने अंकित मान उसका एक हल है, मतलब ये जो सामने दिया हुआ है वो उसका एक हल है, ठीक है भाई, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमें k का मान ज्ञात करना है, और ये हमें क्या रखा है कि x का मान जो एक है a है, ये इसका हल है। हल का मतलब क्या है? अगर मैं इस x का मान यहाँ रखता हूँ तो ये संतुष्ट करेगा इसको। तो भाई यहाँ से हम करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट को। भाई क्वेश्चन मैंने लिखा क्या है? x का वर्ग माइनस में x और a + b और प्लस में k बराबर में 0 है। अब इसने कहा है x का मान एक हल a हल है, तो मैं लिखेंगे जब x बराबर में a है, तो इस a को यहाँ पर रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा? तो भाई यहाँ पर a रखा तो मैंने देख लिया, a का वर्ग हो गया, माइनस में a है और a + b है और प्लस में k है और बराबर में 0 है, ठीक है। इसको देखा तो a का वर्ग है, इसको अंदर गुना किया तो -a का वर्ग आ जाएगा, इसको अंदर किया तो -ab आ जाएगा, ठीक है। प्लस में k बराबर में 0 है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई इससे तो ये कट गया, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया। अब ये -ab है, उसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कह सकता हूँ k का मान आ गया है भाई, ab आ गया है भाई, k का मान ab आ चुका है, यही इसका आंसर है भाई, k ab है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, k का मान हमने ज्ञात कर लिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। तो भाई सेकंड पार्ट को पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं, जो कि हमारे पास है kx² प्लस में √2x माइनस में 4, और इसके बराबर है 0, और इसमें क्या है? तो भाई x बराबर में √2 है, ठीक है भाई, x बराबर में √2 आ गया। ओके चल भाई, ये x बराबर में √2 आ गया, तो अब इसको हम चेक करते हैं भाई, क्या ये मतलब चेक क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो भाई इसको इसमें अंदर रखेंगे और बराबर 0 करेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने भाई इसको रखा, तो भाई k रखा, और ये √2 है, और ये स्क्वायर है, प्लस में √2 है, और ये x का मान भी √2 है, और माइनस में 4 बराबर में 0 है। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये आ गया भाई 2k,
ठीक है। इसको गुना किया तो ये आएगा भाई √2 मतलब √2 का वर्ग आएगा और वर्ग से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचा। चलो भाई ठीक है, -4 बराबर में 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देखा हमने 2 के आ गया और ये -2 आया है, और -2 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो भाई +2 आएगा। ठीक है, और k का मान हमने ज्ञात किया था 2/2 आ रहा है, जो कि कट के 1 आ रहा है और k का मान 1 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और समाप्त होता है तो इसी के साथ आज की स्लाइड भी हमारी समाप्त होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आज हमने पढ़ लिया है कि भाई कोई भी जो द्विघातीय समीकरण है वो होती क्या है। पहले तो ये जाना कि द्विघातीय समीकरण होने की क्या क्या कंडीशन है। उसके बाद हमने देखा उसके मूल के बारे में, या फिर उसके शून्य कह लो या फिर उसका हल कह लो। ठीक है, उसके बारे में भाई हल क्या होता है, हल रखने पर कैसे हम k का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो ये भाई आपको आना जरूरी था। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट सेशन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो हम करने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट सेशन में भी हमारे साथ जरूर बने रहना, क्योंकि वो सेशन देखोगे तभी आप देख पाओगे भाई इससे जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, चलो भाई, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि क्या है www.magnetbrains.com। भाई इसमें आपके मैग्नेट ब्रेन ने क्या सुविधाएं रखी है, तो सुविधाओं के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स, और बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो यहाँ कहीं दूसरी वीडियो कहीं आप ढूंढ के खुद पढ़ो, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज है। और अरेंज की बात करें तो कैसे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए भाई अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और भी बहुत से स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट UPSC, बहुत से सेक्शंस हैं। इनमें से कोई भी कोर्स किसी को भी स्टडी करना है तो वो इस पर क्लिक करके पूरे कोर्स को स्टडी कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल कैसे करना है, तो भाई जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप लोग हो कक्षा 10वीं में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही देखोगे भाई 10वीं कक्षा के सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब इन सारे टीचर्स में यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक विषय के टीचर्स हैं यहाँ पे। तो आपको किसी भी विषय में कोई भी किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके पूरे कंप्लीट कोर्स को आप देख सकते हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ भाई कैसे देख सकते हो, तो मान लो कि अगर आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते पूरे गणित विषय का कोर्स आपके सामने भाई इस तरीके से, जिसमें आप देख सकते हो भाई पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी बहुत से चैप्टर्स जो भी आपके हैं सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। भाई इन चैप्टर्स में है क्या, भाई क्या चीज़ है, तो भाई इनमें ये चीज़ है कि आप किसी भी चैप्टर पे जब क्लिक करोगे ना, क्लिक करते एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुलेगी, और लिस्ट में क्या है, तो जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक किसी चैप्टर पे क्लिक करोगे लिस्ट खुलेगी, उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें आपको समझाया गया है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, एकदम बारीकियों से एडवांस लेवल तक हर चीज़ आपको वहाँ पर बताई गई है। ठीक है भाई, सब चीज़ें वहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस भी आपको समझने होंगे, तो उसके आधार पर हमने पूरे NCERT का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली, हर चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है। उसके बाद आपको मिलेगा भाई पूरा 1 शॉट रिविजन, एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो भाई वो भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास है MCQs की पूरी सीरीज, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, यानी कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए। और वो कैसे, तो यहाँ पे आप इन चैप्टर में कोई भी चैप्टर जो पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, लिस्ट पे वीडियो पे क्लिक कीजिए, जो भी वीडियो आपको देखनी है, उसके बाद वीडियो इस तरह से आपके सामने प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। चलो भाई, तो बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें 7वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इसका फ़ायदा आप तो उठा रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी फ़ायदा मिल पाए। ओके, और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।